गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक कह सकते हैं जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी का 5वां भाग लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी सीरियसली लें और उसके आंसर को भी देखें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और अपना नोट तैयार करें। हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर भारत का जो भूगोल है, इसमें सबसे पहले हमने यह देखा कि भारत का सामान्य परिचय क्या है। फिर हमने देखा कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है, इसका संदर्भ क्या है। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ का जो हमने पहला सेगमेंट था, वहां पर जो संपूर्ण पृथ्वी है, अर्थात जो विश्व का भूगोल है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उसको हमने पढ़ा है। इसमें हमने अजोइक, फेनरोजोइक, जिसका सब पार्ट डिवाइड करके देखा है। और उसी के रिलेशन में हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसका जो सेकंड सेगमेंट होता है, वहां पर स्टार्ट होता है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल का जो इतिहास है, इस इतिहास के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा है, जो अति प्राचीन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन वाली और थारवाड़ वाली, उसका अध्ययन किया है। फिर हमने दूसरे क्रम में जब देखा है तो पुराना क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया है। और पुराना क्रम की चट्टानों में भी सबसे पहले जो हमने अध्ययन किया है उसमें है कुडप्पा क्रम की चट्टान। और आज का इसी क्रम में जो डिस्कशन होने वाला है, यह डिस्कशन है विंध्यन क्रम की संरचना। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन कर लिया है पुराना क्रम में, वह कुडप्पा तक का अध्ययन हो चुका है। अब डिस्कशन करना है विंध्यन क्रम की चट्टान का। तो आइए बहुत संक्षेप में और एक प्रकार से जो इसका विस्तृत अध्ययन है वो हमको देखना है। लिखा गया है कि इसका जो विस्तार है विंध्यन क्रम की चट्टान का, इसका विस्तार पश्चिम में चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर के पूरब में सासाराम बिहार के बीच 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अर्थात अगर आपसे कभी इसका विस्तार पूछा जाए तो आपको क्लियर रखना है, चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट होता है जो पश्चिम राजस्थान में है, और कहां तक जाता है तो यह सासाराम तक इसका विस्तार देखा जाता है। साथ में इसमें अगर देखें तो 4,270 मीटर की मोटी बलुआ पत्थर की परत आपको देखने को मिलती है। कितनी मोटी बलुआ पत्थर की परत है? 4,270 मीटर मोटी है। साथ में यहां पर सेल और चूना पत्थर के जमाव पाए जाते हैं। क्या है? सेल तथा चूना पत्थर के जमाव के यहां पर मटेरियल पाए जाते हैं। साथ में कुछ क्षेत्रों में विंध्यन जो शिलाएं हैं दक्कन लावा से दब गई हैं। ये भी क्लियर है। अब सोचिए, दक्कन लावा की घटनाएं बाद की हैं और विंध्यन क्रम की घटनाएं पहले की हैं। तो जब दक्कन लावा का यहां पर उद्गार हुआ है तो विंध्यन क्रम की कहीं कहीं पर संरचनाएं क्या हो गई हैं? दब चुकी हैं। तो उसी को यहां पर लिखा है, शिलाएं जो है दक्कन लावा से दब गई हैं। साथ में विंध्यन क्रम जो है कुडप्पा शिलाओं के अनाच्छादित एवं विषम धरातल पर उथले जलीय अवसादों के स्थल जन्य अभ्युत्थान को प्रदर्शित करता है। यह आप क्लियर रखिएगा कि सबसे प्राचीन है आर्कियन, फिर है धारवाड़, फिर है कुडप्पा, और उसके ऊपर मिलती है विंध्यन। तो विंध्यन कुडप्पा के ऊपर रहेगी ज्यादातर, और उसी को यहां पर डिफाइन किया गया है। और साथ में इनके निर्माण का जो कार्यकाल है यह काफी लंबा है। एक लंबे टेन्योर में यह विंध्यन क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ है, और जिसमें निचले तथा ऊपरी विंध्यन क्रम, ध्यान रखिएगा इसमें भी दो पार्ट है, एक निचला और एक ऊपरी विंध्यन। और साथ में यहां पर एक विराम काल भी है, चूंकि निचला विंध्यन क्रम फिर ऊपरी विंध्यन क्रम, तो बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जो विराम का काल है। अर्थात पूरा विंध्यन जो सीरीज है यह एक ही टाइम पीरियड में नहीं बनी है, कुछ शांति का भी काल है, क्योंकि भूगर्भिक गतिविधियां ऐसा तो है नहीं लगातार चलती रहती हैं। कुछ समय के लिए भूगर्भिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, उसके पश्चात यहां पर विराम होता है, फिर भूगर्भिक गतिविधियां स्टार्ट होती हैं। तो उसी को यहां पे कह रहा है, अर्थात मध्य विराम काल भी प्राप्त होता है। इसके ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त अरावली के उत्थान से एक स्पष्ट विषम विन्यास की रेखा बन गई है। साथ में क्या कह रहा है कि अरावली का जब उत्थान होता है तो इससे जो विंध्यन क्रम की संरचना का ऊपरी और निचला भाग है, इसमें एक स्पष्ट विभाजन यहां पर क्लियर कट हमको प्राप्त होता है। तो वही कह रहा है, स्पष्ट विषम विन्यास की रेखा भी
प्राप्त हो जाती है ऊपरी और निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के मध्य में। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहां से कोई विशेष क्वेश्चन की ऐसी आशा तो है नहीं, फिर भी क्लियर रखना है कि यहाँ पर 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। विंध्यन क्रम में 2 पार्ट, एक ऊपरी और एक निचला। विंध्यन ऊपरी और निचला को स्पष्ट विभाजन करने वाली जो रेखा यहाँ प्राप्त होती है वह है अरावली। क्या है? अरावली। आते हैं अपना अगले पॉइंट पर, और अगला इसी का पॉइंट जो महत्वपूर्ण है ये है कि अरावली के दक्षिण पूर्व के एक संकरे लंबे संकरे क्षेत्र को छोड़कर विंध्यन शिलाओं की, क्या विंध्यन शिलाओं की हॉरिजॉन्टल मूल रूप में सुरक्षित है। कैसा है? हॉरिजॉन्टली मूल रूप में सुरक्षित है, और इनमें कायांतरण के भी संकेत नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत बाद की है, तो इसमें मेटामॉर्फिज्म की जो एक्टिविटीज है ये भी काफी लिमिटेड है, ये भी क्लियर रखना है, जिसके कारण क्षेत्र जो है यह चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर जैसी अवसादी शिलाओं की मूल विशेषताएं बरकरार है। तो यहाँ पर जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर है इनके अवशेष ज्यादा है। जब रूपांतरण हुआ नहीं तो यहाँ पर जैसा क्वार्टजाइट या संगमरमर जैसी संरचनाएं हमको अवेलेबल नहीं होती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इन चट्टानों पर तरंग चिन्ह, सौर विदीर्ण सतह, प्रवाह संस्तर जिसको कहते हैं करंट बेडिंग आदि प्राप्त होते हैं, जिससे इनके उथले जल में निर्माण का बोध होता है। ये सब जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमको प्राप्त होते हैं, इससे यह प्रमाणित होता है कि जो विंध्यन क्रम की संरचनाएं हैं यह किस प्रक्रिया से बनी है, तो उथले जल में इसके निर्माण का बोध होता है। यह पॉइंट आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि उथले जल में निर्माण का बोध होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल है तरंग चिन्ह, सौर विदीर्ण सतह, साथ में प्रवाह संस्तर। यह डिफाइन करते हैं कि जो विंध्यन क्रम की संरचना है यह उथले जल में निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किसमें? उथले जल में हुआ है। विंध्य शिलाओं के प्राचीन अरावली से संबंधित क्षेत्र में लगभग 800 किलोमीटर लंबे एक भ्रंश की प्राप्ति होती है, जिसे क्या नाम देता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट केवल हिमालय में नहीं मिलते हैं बल्कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी अवेलेबल होते हैं। यह पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में इसका विस्तार जो है राजस्थान के बियावर से महाराष्ट्र के खेड़ा ब्रह्मा तक फैला हुआ है। अर्थात अगर इस प्रकार से विंध्यन रेंज है तो विंध्यन रेंज लंबाई में तो यह पहले से ही क्लियर हो गया कि राजस्थान से लेकर के आपका जो कैमूर हिल है, या यूं कह सकते हैं कि जो बिहार का सासाराम क्षेत्र है वहां तक है। लेकिन चौड़ाई जो है, इस प्रकार से अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी कहां तक है? यह बियावर है। क्या है? बियावर है राजस्थान में, और महाराष्ट्र में इसका एक्सपेंशन है, लेकिन यहां पर है खेड़ा ब्रह्मा। क्या है? खेड़ा ब्रह्मा तक इसका चौड़ाई में विस्तार है। तो चौड़ाई इसका बियावर से खेड़ा ब्रह्मा तक है, और लंबाई जो थी यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा गया था कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है और कहां तक है? सासाराम बिहार तक इसका एक्सपेंशन है। चलिए इसी के साथ अब थोड़ा इसकी हम जो इसका वर्गीकरण है इसको ध्यान से देखते हैं। वर्गीकरण में अगर हम बात करें कि विंध्यन क्रम की संरचनाओं का जो वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में किया गया है। जो इसका पहला पार्ट है यह कहलाता है निचला विंध्यन, क्योंकि यह पहले बना है, और ऊपरी विंध्यन क्रम की जो चट्टान है यह बाद में बनी है। कब बनी है? बाद में बनी है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो निचला विंध्यन क्रम है इसका जमाव समुद्र से हुआ है। कहां से हुआ है? समुद्र से हुआ है, और जिस पर समुद्री प्रभाव दिखाई देते हैं। इस पर कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं? समुद्री प्रभाव दिखाई देते हैं। क्योंकि यहां पर स्थिति ये है, क्योंकि पहले आर्कियन बना, फिर धारवाड़ बना, फिर कुडप्पा बना, और इन्हीं सबका जब कालक्रम में अनाच्छादन और अपर्दन हुआ तो यह अवसाद का डिपोजिशन हुआ जो लोलैंड एरिया था। जो लोलैंड एरिया था वहां पर जब डिपोजिशन हुआ तो पहले यहां पर कोई न कोई सागर जैसी संरचनाएं विद्यमान थी। तो इसीलिए कहता है कि इसका जमाव समुद्र से हुआ है, जिस पर समुद्री प्रभाव दिखाई देते हैं। क्योंकि बीच में आपको यह क्लियर होगा कि टेथिस भूसन्नति थी इंडिया और यूरेशिया के मध्य में, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर समुद्री प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर बलन हलचलों द्वारा विवर्तन की विकृतियां भी पाई जाती हैं। क्योंकि विंध्यन क्रम की जो संरचनाएं हैं यह तो हुई है पहले, लेकिन कालक्रम में जब इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ गई है तो बलन का कुछ इंपैक्ट इस विंध्यन क्रम की चट्टानों पर भी देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर यह भी हमको देखना है कि जो ऊपरी विंध्यन क्रम की संरचना है इसका जमाव नदियों एवं एस्चुरियों में हुआ है। कहाँ हुआ है? नदियों एवं एस्चुरियों में हुआ है। तो आपको टू द पॉइंट याद कर लेना है कि ऊपरी विंध्यन का जो
विकास हुआ है यह कहाँ पे हुआ है, यह नदियों और एस्चुरियों में हुआ है, जबकि निचले विंध्यन का जो जमा हुआ है यह सागरीय कह सकते हैं समुद्रों में हुआ है। तो इस बेसिस पर इसके दो पार्ट हो गया, एक जो निचला पार्ट होगा वह समुद्र से संबंध रखेगा और जो ऊपरी पार्ट होगा यह नदी और एस्चुरियों से इसका रिलेशन होगा। ऊपरी विंध्यन शैलों के संस्तर अविचल रूप से पाए जाते हैं। किस रूप से पाए जाते हैं? अविचल रूप से पाए जाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि लोअर जो विंध्यन सिस्टम है अर्थात जो निचला विंध्यन सिस्टम है, यह क्रम अपने, ध्यान रखिएगा, यह क्रम अपने सुविकसित रूप में नर्मदा घाटी के, कहां पर, नर्मदा घाटी के उत्तर में, नर्मदा घाटी के उत्तर में, नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्य पहाड़ियों के भव्य कगारों के रूप में पाया जाता है। क्योंकि नर्मदा, अगर आप इस प्रकार से हम इंडिया का मैप थोड़ा सा डिफाइन करें, वैसे इंडिया का मैप हम आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिलती हैं। यह है विंध्यन क्रम, फिर यहां पर आपको मिलता है नर्मदा रिवर, क्या है, नर्मदा रिवर, और इसके पश्चात मिलता है सतपुड़ा, क्या है, सतपुड़ा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर के उत्तर में ए है विंध्यन, क्या है, ए है विंध्यन और ए है नर्मदा। ऐसे बेसिस पर जो लिखा है कि यह क्रम अपने सुविकसित रूप में नर्मदा घाटी के उत्तर, नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्य पहाड़ियों के भव्य कगारों के रूप में पाया जाता है, और इसी को हम कई नामों से डिफाइन करते हैं। इसमें कई उपक्रम हैं, कई सब पार्ट हैं, जिसमें हम कहते हैं सेमरी है, कुरनूल है, भीमा है और मलानी उपक्रम के स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो इस विंध्यन क्रम की चट्टान को कहां पर हम सेमरी कहते हैं, कहां पर कुरनूल कहते हैं, कहां पर भीमा कहते हैं और कहां पर मलानी कहते हैं, यह भी तथ्य हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सेमरी, कुरनूल, भीमा ये सब क्या है। तो सेमरी के बारे में अगर हम डिफाइन करें तो यह सोन नदी घाटी क्षेत्र, क्या, यह सोन नदी घाटी क्षेत्र में निचली विंध्यन शिलाओं का, निचली विंध्यन शिलाओं का प्रमुख उपक्रम है और जिसका विस्तार कहां पर किया गया है, जिसका विस्तृत अध्ययन किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा जेबी ऑडेन द्वारा किया गया है। इसका विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमरी क्रम की जो चट्टान है इसका संबंध किससे है, बहुत मोटा मोटा पूछा जाता है। तो आप कहेंगे यह निचले विंध्यन से है। विस्तार कहां पर है, सोन नदी का जो बेसिन क्षेत्र है। किसने इसका व्यापक अध्ययन किया है, तो क्लियर होना चाहिए जेबी ऑडेन ने इसका विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने यहां पर 900 मीटर की मोटाई में, ध्यान रखिएगा 900 मीटर की मोटाई में चूना पत्थर, सेल एवं बलुआ पत्थर की परतों का पता लगाया है, जिसमें पार्सेलनाइट, आंतरिक डोलोराइट और बसाल्ट के अंतर्भेद भी पाए जाते हैं। क्योंकि जो दरारी उद्भेदन की प्रक्रिया है यह प्रायद्वीपीय भारत पर कई बार हुई है, तो इसलिए यहां पर जो साक्ष्य हैं, इस साक्ष्य में हम कह सकते हैं पार्सेलनाइट है, आंतरिक डोलोराइट है और बसाल्ट के भी अंतर्भेद पाए जाते हैं। साथ में इसका जो ऊपरी भाग है अर्थात सेमरी का ऊपरी भाग है, ऊपरी विंध्यन नहीं, सेमरी जो निचले विंध्यन का पार्ट है, इसका जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी भाग है, यह रोहतास स्टेज जो 125 से लेकर के 150 मीटर मोटा है, चूना पत्थर एवं सेल से परिपूर्ण है, जिसमें ध्यान रखिएगा जिससे क्षेत्र के सीमेंट उद्योग को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तो आपको अगर सभी तथ्य ना याद हो तो कोई विशेष तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए कि सेमरी क्रम की जो चट्टान है यह निचले विंध्यन का पार्ट है और इसका विस्तार है सोन रिवर सिस्टम से है, और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया है, तो जेबी ऑडेन महोदय ने किया है। और यह जो है, जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है यह इस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो यह बात हमको क्लियर होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो कुरनूल उपक्रम है, कौन सा कुरनूल उपक्रम है, अगर कुरनूल उपक्रम के विषय में डिस्कस किया जाए तो इस उपक्रम के जो दृश्यांश हैं यह आंध्र प्रदेश के, कहां के, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जनपद में पाए जाते हैं। अब यहां पर यह आप कह सकते हैं सर विंध्यन रेंज का विस्तार तो अभी अभी आपने देखा कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से होता है और सासाराम बिहार तक है, तो फिर आंध्र प्रदेश कहां से आ गया। यहां पर आपको यह नहीं बताना है कि आंध्र प्रदेश में है विंध्याचल की पहाड़ी या नहीं, विंध्याचल की पहाड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, विंध्यन क्रम की चट्टान पढ़ रहे हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टान का तात्पर्य है कि इस कालक्रम की, इस एज ग्रुप की जो चट्टानें हैं ये कहां कहां पर हैं। तो इस कालक्रम की चट्टानों का जो उदाहरण हमारे पास है, एक तो सेमरी से मिलता है, एक करनूल है। करनूल भी विंध्यन क्रम की चट्टानों के समान एज ग्रुप की है।
और इसका जो उदाहरण है यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जनपद में पाए जाते हैं। तो इसलिए आप कहेंगे जो कुर्नूल उपक्रम है विंध्यन रेंज की और वो भी निचले विंध्यन रेंज की, इसका विस्तार कहां पर है? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, वो भी कुर्नूल जनपद में है। और इसमें प्रमुख चट्टानों में चूना पत्थर, सेल एवं बलुआ पत्थर हैं। कांग्लोमरेट युक्त बलुआ पत्थर पट्टियां जिन्हें व्यंगन पल्ली संस्तर कहा जाता है में हीरा भी पाया जाता है। तो यह भी आपका पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। सेम टाइप से अगर हम अगले तथ्य की तरफ चलें तो अगला तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण है और यह है भीमा उपक्रम। क्योंकि निचले विंध्यन में कई पार्ट हैं और उसमें पहला पार्ट था सेमरी, दूसरा है कर्नूल और तीसरा है भीमा। अगर भीमा के विषय में देखा जाए तो भीमा जो उपक्रम है यह निचले विंध्यन क्रम की ही चट्टान का एक सब पार्ट है और इसका जो विस्तार है यह कर्नाटक के गुलबर्ग और बीजापुर जनपदों के निचली विंध्यन शैलों को निचले विंध्यन शैलों को भीमा उपक्रम कहा जाता है और इसे 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। तो बेसिकली भीमा उपक्रम की चट्टानों का जो विस्तार है कहां पर है यह क्लियर होना चाहिए। यह गुलबर्गा बीजापुर के क्षेत्रों में है और इसके 3 सब पार्ट हैं, एक है निचले बलुकामय और एक है मध्य चूनेदार एवं मृणमय और तीसरा है ऊपरी मृणमय। तो इसके 3 पार्ट है, एक निचला बलुकामय है, एक मध्य चूनेदार मृणमय है और एक है ऊपरी मृणमय। तो इसका तात्पर्य है कि भीमा के भी सब 3 पार्ट है। और यहां पर अगर बात करें कि उस उपक्रम के निचले भाग का निर्माण जो है, निचला जो पार्ट है सबसे नीचे जो रहेगा उसमें क्वार्टजाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वार्टजाइट मिलता है और कणिका अस्मस तथा ऊपरी भाग का सैल एवं चूना पत्थर द्वारा हुआ है। तो यह इसके बारे में कुछ जानकारी थी जो हमको प्राप्त होनी चाहिए थी, किसके संदर्भ में? भीमा उपक्रम की चट्टान के बारे में, जिसका विस्तार कहां पर है? कर्नाटक के सेक्शन में है। इसी प्रकार जो इसका चौथा पार्ट है यह है मलानी उपक्रम। तो विंध्यन रेंज को सब 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मलानी है, फिर वहां पर हमने कहा कर्नूल है, भीमा है और चौथा जो है यह आपका है मलानी। तो सेमरी, कर्नूल, भीमा और मलानी। तो मलानी को अगर हम डिस्कस करें तो मलानी का जो विस्तार है इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान के, क्लियर रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान के मलानी क्षेत्र अर्थात जोधपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जोधपुर में। तो यह भी विंध्यन क्रम की चट्टान का ही एज ग्रुप की चट्टान है, लेकिन विंध्यन सीरीज का पार्ट नहीं है। विंध्यन सीरीज अलग है और विंध्यन क्रम की चट्टान का जो काल है वह अलग है। तो यह उस कालखंड की चट्टान है जो कहां पे पाई जाती है? राजस्थान में भी पाई जाती है। तो विंध्यन काल क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है और साथ में आप देख रहे हैं कहां पर है? तो यह आपका मलानी उपक्रम जो राजस्थान का, यहां पर भी इसके साक्ष्य पाए जाते हैं। इसी के संदर्भ में लिखा है और इसमें जो है रायोलाइट एंड अस्फित्यास्म जिसको कहते हैं फेलसाइट एवं ज्वाला युक्त शिक्ट जिसको कहते हैं पायरोक्लास्ट पदार्थ पाए जाते हैं और अधिकांश स्थलों में लाल का इतना अधिक विकाचन जिसको कहते हैं डेरिटिफिकेशन हुआ है कि यह अस्फितास्म सा स्थित है जिसमें काचाब। अब देखो खाली इसका अब क्या है, बेसिक इसको प्रॉपर डिफाइन किया जा रहा है, जबकि मेन आपका जो मीनिंग है बस इसका लोकेशन आपको याद कर लेना है कि यह जो पार्ट है जिसको कहते हैं मलानी उपक्रम, यह निचले विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार राजस्थान में हुआ है। इतनी बात अगर हमको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन सहजतापूर्वक बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप तो नहीं जाता है, लेकिन कम से कम यह नाम तो होना चाहिए कि मलानी किसका सब पार्ट है ना, भीमा किसका सब पार्ट, कर्नूल किसका पार्ट है, ठीक है ना, तो असेमरी किसका पार्ट है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। और इसका विस्तार कहां पर, अगर इतना पता है तो काम हमारा चल जाएगा। इसलिए इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। साथ में यहां पर कुछ और लिखे हैं पॉइंट, जैसे लिखा है कि निचले विंध्यन के जो जमाव है, शैलों के जो जमाव है, चिटफुट रूप में मुल्लावई के निकट गोदावरी घाटी जिसको कहते हैं मुल्लावई उपक्रम, बलुआ उपक्रम एवं क्वार्टजाइट में भी पाई जाती हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो पोर्शन लिखा गया है मुल्लामई उपक्रम, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुल्लामई उपक्रम का संबंध किस कालक्रम की चट्टान से, तो आप कहेंगे निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका संबंध है और इसका विस्तार कहां पर है? गोदावरी रिवर बेसिन से है। तो आप इस प्रकार से निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों को 5 भागों में हम कह सकते हैं, बांट सकते हैं। एक यहां पे कह सकते हैं मुल्लावई उपक्रम, एक कह सकते हैं हम जो हमारा मलानी है,
फिर एक है भीमा है, एक है कर्नूल है और एक है सिमरी। तो यहाँ पर 5 इसके सब पार्ट है निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो पॉइंट हमारा है ये है ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार। अगर ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों के विस्तार के विषय में हम देखें तो यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सब कुछ आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जो हमको पढ़ना है वह हम बात कर लेते हैं। इसके जो 3 प्रमुख उपक्रम है, कितने प्रमुख उपक्रम है? 3 है। हम इसे पीडीएफ प्रदान कर देते हैं। अगर आप ज्यादा मतलब हैं एक्साइटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा पढ़िए, अन्यथा जो हम टिक कर रहे हैं यह आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर इसको अगर 3 उपक्रम की हम बात करें तो यहाँ पर कैमूर है, रीवा है और भांडेर है। तो ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को 3 सब भागों में बांटा जाता है, जिसमें है कैमूर, रीवा और भांडेर है। और ये उपक्रम एक दूसरे से, ये उपक्रम क्या है? एक दूसरे से कांग्लोमेरेट के संस्तरों द्वारा अलग किए जाते हैं। किस संस्तर द्वारा अलग किए जाते हैं? तो कांग्लोमेरेट के संस्तर द्वारा अलग किए जाते हैं। कांग्लोमेरेट बेसिकली होता क्या है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं, या हम कहें कि पर्वत प्रदेश क्षेत्रों में जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं या पत्थर के टुकड़े होते हैं, यह पत्थर के टुकड़े प्लस मृदा जब आपस में मिल करके एक चट्टान का रूप धारण कर देते हैं तो उसको कहते हैं कांग्लोमेरेट। क्या कहते हैं? कांग्लोमेरेट कहते हैं। अर्थात यह चट्टान युक्त अवसाद युक्त सब क्या है? एक चट्टान बनती है और जिनमें हीरे के टुकड़े पाए जाते हैं। क्या है? जिनमें हीरे के टुकड़े पाए जाते हैं। जो कांग्लोमेरेट के संस्तर हैं इसी में क्या पाए जाते हैं? हीरे के टुकड़े पाए जाते हैं और जिन्हें प्राचीन आग्नेय शिलाओं की भित्तियों के अपर्दन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण था और इसको जानना भी आवश्यक था। अब हम तीनों जो उपक्रम चट्टाने हैं इस ऊपरी विंध्यन क्रम का, इसको हम क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम कैमूर क्रम की चट्टान के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? कैमूर क्रम की जो चट्टान है, इस उपक्रम का जो फैलाव है छोटा नागपुर के, क्या? छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में पाया जाता है। छोटा नागपुर का जो विस्तार है इसके 3 पार्ट, एक है राजमहल, एक है हजारीबाग और एक है रांची का पठार। हजारीबाग जो है, हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। वो सब हम पॉइंट डिस्कस ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझना है कि जो छोटा नागपुर का पूर्वी भाग है वहां पर कैमूर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर है कि इनमें प्रमुख चट्टाने जो है बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट एवं सेल है। उपक्रम के नितल में, क्या? इस उपक्रम की नितल में विद्यमान सेल को सुकेत सेल के नाम से जानते हैं। ये शब्द पूछा जाता है कि सुकेत का संबंध किस उपक्रम की चट्टान से है? तो इसका संबंध है कैमूर उपक्रम से। और कैमूर उपक्रम किसका पार्ट है? तो ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान से इसका संबंध है। और बलुआ पत्थर को निचले और ऊपरी कैमूर बलुआ पत्थर की 2 अवस्थाओं में के रूप में विभाजित किया जाता है। इसका तात्पर्य जो बलुआ पत्थर है, अब यहाँ पर भी कैमूर का भी 2 पार्ट है, एक ऊपरी पार्ट और एक निचला पार्ट। यहाँ पर भी निचले और ऊपरी कैमूर बलुआ पत्थर की 2 अवस्थाओं के रूप में विभाजित किया जाता है। इनके मध्यास्थ सेल की विजयागढ़ सेल का नाम दिया गया है। लाल रंग के बलुआ पत्थर में बलन एवं अंशन के अभाव में स्पष्ट परतें देखी जाती हैं। इस क्षेत्र में अरीय अपवाह भी देखा जाता है। कैसा अपवाह देखा जाता है? अरीय अपवाह देखा जाता है। अरीय का तात्पर्य होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट से नदियों का उद्गम होता है और अलग अलग दिशाओं में इनका प्रवाह होता है। तो इस प्रकार का अगर कोई अपवाह तंत्र है तो उसको कहते हैं अरीय। क्या कहते हैं? अरीय। और अरीय जैसी संरचना या अरीय जैसा अपवाह तंत्र या प्रतिरूप जो हमको मिलता है पैटर्न, यह एक तो मिलता है अमरकंटक पर और एक मिलता है मानसरोवर में। और उसी टाइप का पैटर्न हमको कहाँ मिलता है? इस छोटा नागपुर के सेक्शन में भी मिलता है। और छोटा नागपुर के सेक्शन में जो विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार है इसे हम कहते हैं कैमूर उपक्रम। और इसी प्रकार हम अगले पे आते हैं और अगला जो उपक्रम है यह है आपका रीवा उपक्रम। रीवा से आप डिफाइन हो जाते हैं कि यह एरिया कौन सा है। फिर भी ये जो इसकी स्थिति है कैमूर उपक्रम के, क्या? कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। ठीक, छोटा नागपुर के उत्तर पश्चिम इसका तात्पर्य है, अर्थात अब उत्तर प्रदेश की तरफ आएगी। इलाहाबाद के कटनी रेल मार्ग इस उपक्रम के बीच से ही गुजरता है और इसके निचले भाग में उपलब्ध जो सेल को पन्ना सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्ना सेल कहते हैं। ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या कहते हैं? पन्ना सेल कहते हैं। और ऊपर स्थित बलुआ पत्थर को निचले और रीवा बलुआ पत्थर की 2 अवस्थाओं में बांटा जाता है, अर्थात इसके भी 2 पार्ट, एक ऊपरी और एक निचला है, जिन्हें झीरी सेल द्वारा पृथक किया जाता है। तो यह भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि
कि झीरी सेल किसको किसको सेपरेट करता है, तो बहुत सिंपल है कि जो रीवा उपक्रम की चट्टानों का एक ऊपरी भाग और निचला भाग है, इसी को सेपरेट करने वाली संरचना को कहते हैं झीरी सेल। क्या कहते हैं? झीरी सेल कहते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि उपक्रम में जो उपलब्ध बलुआ पत्थर के कण हैं, यह स्थूल हैं और जिससे शुष्क जलवायु दशाओं का संकेत मिलता है, और इसका उपयोग हम लोग सीमेंट कांच उद्योग में भी करते हैं, और इनमें निम्न कोटियों का लोहा और मैग्नीज भी पाया जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पर धात्विक मटेरियल का भी साक्ष्य अवेलेबल है। यह हम टफ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, अगर आपको इसकी जानकारी प्रॉपर ढंग से नहीं है तो वैसे मानचित्र याद कर लेने से आपका वनडे टाइप का एग्जाम तो निकल जाएगा। हाँ, मान लेते हैं सिविल सर्विसेज के भी कुछ एग्जाम निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको वास्तव में किसी टीचिंग लाइन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर यूजीसी नेट को क्वालिफाई करना है, या फिर आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम को देखना है, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बगैर इसके आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लॉलीपॉप जैसी अगर व्यवस्था की जाए तो बात दूसरी है कि आपको खाली आपको जो अच्छा लगे वह मटेरियल हम दे दें, तो यह आपके लिए उचित नहीं है। यह हमको निर्धारित करना है कि कौन सा मटेरियल बेहतर होगा जो आप पढ़ें। तो इसलिए यहाँ पर टफ है, यह कोई मैटर नहीं करता है। हमको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बनता है, तो इसलिए इस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, इसी प्रकार अगर अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, और जो ऊपरी विंध्यन क्रम का तीसरा पार्ट है, यह है भांडेर उपक्रम। क्या है? भांडेर उपक्रम। अगर भांडेर उपक्रम का हम विस्तार देखें तो इसका जो विस्तार है विंध्यन श्रेणी के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो उपक्रम का विस्तार है विंध्य श्रेणियों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसमें बलुआमय और मृणमय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कई क्षेत्रों में शैलों की मोटाई 500 मीटर तक पाई जाती है, जिससे अवसादन के दौरान धसाव का संकेत भी मिलता है। ठीक है। और उपक्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर के निचले ऊपरी भांडेर अवस्थाओं में बांटा जाता है, जिसके मध्य सिरबू सेल स्थित है। तो यह भी पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है कि सिरबू जो सेल है यह किसको किसको सेपरेट करती है। तो क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि भांडेर उपक्रम की जो ऊपरा और निचला भाग है, ऊपरी और निचला भाग है, इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? सिरबू करता है। तो आपको कुछ ट्रिक पॉइंट ही सिर्फ याद करना है, संपूर्ण याद नहीं करना है। याद एक करना है कि भांडेर उपक्रम किसका पार्ट है? तो यह ऊपरी विंध्यन का पार्ट है, और इसका ऊपरी भाग और निचला भाग को सेपरेट करने वाली जो संरचना है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सिरबू है। क्या है? सिरबू है। तो यह पॉइंट हमको याद होना चाहिए। और निर्माण प्रक्रिया के दौरान इस उपक्रम कर अभिनय टिल्टिंग का प्रभाव पड़ता है, जिससे नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों की रचना हुई है। तो ठीक है, ये पॉइंट हमको स्पष्ट होना चाहिए, ये जरूरी भी था। और इसी प्रकार अब थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर यह पॉइंट है कि चूंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में है ये तो है ही है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार प्रायद्वीप के भारत भी पाया जाता है, उसी प्रकार हमने कुटप्पा क्रम की चट्टानों का भी कुछ वितरण हमने प्रायद्वीपीय भारत के बाहर देखा है, खास करके विंध्यन रेंज हिमालयी रीजन में। उसी प्रकार विंध्यन कालक्रम की चट्टानों का कुछ विस्तार हमको प्रायद्वीप के भारत भी देखने को मिलता है। और उसी में है, अगर हम बात करें कि इसको विभिन्न स्थानीय नामों से हम लोग जानते हैं। यहाँ कुछ बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अलावा स्लेट प्रमुख चट्टानें हैं। और विशेष तौर पर अगर देखें हिमालय क्षेत्र में विंध्य शिलाएं मध्य और वाह हिमालय के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। यहाँ कश्मीर हिमालय के डोगरा स्लेट, ध्यान रखिएगा, कश्मीर हिमालय के डोगरा स्लेट, शिमला के शिमला स्लेट एवं चैल उपक्रम एवं पेशावर के समीप की भटक स्लेट। ये पूछा जाता है कि डोगरा स्लेट का संबंध कहां से? पहला तो कहेंगे कश्मीर हिमालय से। यह किस क्रम की चट्टान का संबंध? तो बहुत लोग कहेंगे हिमालय का। अरे भाई, हिमालय में है तो हिमालय से थोड़े नहीं है। इसकी जो एज है इस चट्टान की, यह विंध्यन क्रम की चट्टान का है, और वो भी ऊपरी विंध्यन क्रम का। वो भी ऊपरी विंध्यन क्रम में किस सब पार्ट का है? तो हम कह सकते हैं कि यह प्रायद्वीपोत्तर भारत का पार्ट है। ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं, अच्छा, यहां पर ऊपरी विंध्यन निचला विंध्यन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपरी विंध्यन निचला विंध्यन जो है यह प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में है। सिंपल सी बात है। हाँ, जो प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की संरचनाएं हैं उनको सिंपल कहेंगे कि ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखें, डोगरा स्लेट तो कश्मीर में हो गया, शिमला स्लेट शिमला में हो गया, जो हिमाचल प्रदेश के सेक्शन में आता है। सेम टाइप से चैल
ये भी आपका शिमला हिमालय के पार्ट में है। तो शिमला हिमालय में आपका शिमला स्लेट है और चैलुपत्रम है। पेशावर के समीप क्या है, भटक स्लेट है। तो यह आपको क्लियर याद हो जाना चाहिए। और इन शिलाओं के जमाव के संकेत मेघालय में भी मिलते हैं। कहां मिलते हैं? मेघालय, जो पूर्वोत्तर भारत है, मेघालय में एवं अफगानिस्तान में भी देखे जाते हैं। इसी आधार पर तो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रायद्वीपीय भारत का राज्य है कि जहां पर हिमालय की नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें पाई जाती हैं, और उसी का नाम है मेघालय। क्या है? मेघालय। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विपरीत प्रायद्वीपीय भागों में विंध्य शिलाओं से जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्लियर रखिएगा, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के विपरीत प्रायद्वीपीय भागों में विंध्य शिलाओं से जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तथा इन पर बलन और कायांतरण का भी प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की संरचनाएं हैं, इस पर बलन का प्रभाव नहीं है, और इसमें कहीं काल आपको साक्ष्य मिलते हैं किसके? जीवाश्म के। लेकिन जो प्रायद्वीपीयतर हैं, प्रायद्वीप क्षेत्र के बाहर की चट्टानें हैं, यहां पर जीवाश्म के साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। यह क्लियर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इन पर बलन तथा कायांतरण का प्रभाव भी देखा जाता है, क्योंकि हिमालयी सेक्शन में है तो स्वाभाविक सी बात है बलन की प्रक्रिया का प्रभाव इस पे देखने को मिलेगा। तो यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो विंध्यन श्रृंखला है या विंध्यन कालक्रम की चट्टानें हैं, वहां पर जीवाश्म अवेलेबल होते हैं कहीं काल, लेकिन इन सब में कहीं पर जीवाश्म के साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। तो यह जो तथ्य था, यह तथ्य विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में था, जिसके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने अभी भारतीय जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसके अंतर्गत सबसे पहले अति प्राचीन काल की चट्टानों के बारे में आर्कियन धारवाड़ को पढ़ा। पुराना कालक्रम की चट्टानों के बारे में हम लोगों ने कुडप्पा और विंध्यन को पढ़ा। अब जो अगला हम लोग पढ़ेंगे द्रविड़ियन कालीन चट्टानों के बारे में। तो उसके विषय में हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।